अपना नया वर्ष आता है गुड़ी पड़वा, है ना? तो गुड़ी पड़वा के दिन हम प्रसाद बनाते हैं, तो उसमें कड़ूलिम का पान डालते हैं कि नहीं? मैंने एक बार आयुर्वेद के एक बड़े पंडित को पूछा कि हम गुड़ी पड़वा के दिन, नए वर्ष का पहले दिन कड़ूलिम का पान क्यों खाते? तो उसने कहा कि ये कड़ूलिम का पान खाने से लार जास्ती बनती है, लार जास्ती बनेगी तो रेजिस्टेंस जास्ती होता है, प्रतिरोधक शक्ति, और प्रतिरोधक शक्ति जास्ती है तो रोग नहीं आ सकता। और गुड़ी पड़वा कब आता है? चैत्र मास में आता है ना। चैत्र मास का पहला दिन सबसे जास्ती रोग होने की संभावना है। क्यों? बात ऐसी है कि वो जो पहला दिन है वो संधि काल है। संधि काल कैसा है? गर्मी आ रही है, सर्दी जा रही है, उसका संधि काल है। संधि काल में सबसे जास्ती रोग होते, और उन रोगों को लड़ने के लिए शरीर की प्रतिकारक शक्ति लगती है। उस प्रतिकारक शक्ति को लाने की ही सबसे बड़ी ताकत कड़ूलिम और लार में है। इसलिए हमारे पुराने लोगों ने एक नियम बना दिया, गुड़ी पड़वा के दिन प्रसाद खाना कड़ूलिम का। अब कड़ूलिम का प्रसाद खाते हैं, आप निरोगी हो जाते हैं, तो कड़ूलिम का दातुन क्यों नहीं कर सकते निरोगी होने के लिए? दांत भी मजबूत होंगे और पैसे भी बचेंगे। कड़ूलिम का दातन 50 पैसे का एक आता है, और मैं तो शहर में रहता हूं इसलिए, गांव में तो फोकट का ही आता है। कड़ूलिम का दातुन टैक्स फ्री है, कॉस्ट फ्री है, साइड इफेक्ट नहीं है, एक्सपायरी डेट बिल्कुल नहीं है, गांव गांव गली गली उपलब्ध है। मैंने एक दिन हिसाब निकाला, सब भारतवासी टूथपेस्ट घिसना बंद करें, कड़ूलिम का दातुन करें, तो टूथपेस्ट का जितना बिक्री है वो खत्म हो जाएगा, और उतना ही बिक्री कड़ूलिम के दातुन का बढ़ जाएगा। इस बिक्री में 50 लाख बेरोजगार नागरिक गांव गांव में रोजगार पा सकते हैं कड़ूलिम का दातुन बेचकर। आप कभी मुंबई जाते हैं? मुंबई के सभी रेलवे स्टेशन पे दातुन मिलता है कि नहीं? 50 पैसे का एक, 1 रुपए का 2, 1 रुपए का 3। 5000 गरीब लोग मुंबई में रोजगार पाते हैं कड़ूलिम का दातुन बेचकर। और मुंबई जैसे भारत में 680 शहर हैं, सभी शहर में सब लोग कड़ूलिम का दातुन करें तो लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। खर्चा भी कम होता है। खर्चा कम कैसे होता है? टूथपेस्ट हम खरीदते हैं, कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सिबाका, फॉरेंस, 100 ग्राम आता है लगभग 30 रुपए का, तो 1 किलो हो गया 300 रुपए का। अब 300 रुपए का 1 किलो हम पेस्ट खरीदते हैं, और 150 रुपए का 1 किलो गाय का तूप आता है। 150 रुपए किलो तूप है, 300 रुपए किलो टूथपेस्ट है। तूप को भाखरी पे लगा के खाते हैं, सस्ता है, और टूथपेस्ट 300 रुपए किलो का दांत में घिस के थूकते हैं, वो महंगा है। महंगी चीज थूकते हैं, सस्ती खाते हैं। क्या कहते हैं? हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, 300 रुपए किलो की चीज को थूकते हैं, मोस्ट इडियट हैं। 300 रुपए किलो की चीज को थूकने की जरूरत है? लोग मुझे पूछते हैं फिर क्या करें? मैं कहता हूं ये टूथपेस्ट 300 रुपए किलो इतना महंगा है, इसको थूकना क्यों? यही पेस्ट को भाखरी पे लगा लगा के खा लो, तूप से तो महंगा है। और लोग टीवी का जाहिरात देख देख के कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट खरीद खरीद के ला के दांत में घिसते हैं। इसका 2 नुकसान, एक तो पैसे की बर्बादी, दांत खराब, क्योंकि ब्रश से घिसेंगे तो मसूड़े सब खलास हो जाएंगे, दांत कमजोर हो जाएंगे। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर विनती है, पेस्ट बंद कर दो, कॉलगेट, क्लोजअप जरूरत नहीं। उसका और एक कारण बताता हूं। ये जो कॉलगेट, क्लोजअप टूथपेस्ट है ना, इसको आप जब घिसते हो तो इसमें झाग बनता है, फोम। मराठी में क्या कहते हैं? फेस, फीण कहते हैं, फेस बहुत बनता है। आपको माहिती है, बहुत लोगों को मैं पूछता हूं आप कॉलगेट क्यों करते हैं, तो कहते हैं इसमें फेस बहुत बनता है। तो मैं कहता हूं सबसे ज्यादा फेस तो शैम्पू में बनता है, उससे भी जास्ती फेस शेविंग क्रीम में बनता है। तो शेविंग क्रीम क्यों नहीं कर लेते फिर आप? शैम्पू क्यों नहीं घिस लेते अपने दांत में? फेस के लिए ही अगर पेस्ट कर रहे हैं तो। आपको जो मैं माहिती देना चाहता हूं, ये जो फेस बनता है टूथपेस्ट में, ये फेस बनाने के लिए एक केमिकल लगता है। उस केमिकल का नाम है सोडियम लॉरेल सल्फेट।
और यह दुनिया का सबसे खतरनाक केमिकल है, कैंसर करने वाला केमिकल है। विज्ञान की माहिती मैं आपको दे रहा हूं, 0.5 मिलीग्राम सोडियम लॉरेल सल्फेट आपके शरीर में डाल दिया जाए तो आप कैंसर से मर जाएंगे, इतना खतरनाक है। और वो टूथपेस्ट में सबसे जास्ती मिलाया जाता है, और वो आप अंदर घिस रहे हैं, वो जीभ की लार के साथ मिलकर अंदर जाता है, बहुत तकलीफ है, कैंसर हो जाएगा, मत करिए टूथपेस्ट। अमेरिका और यूरोप के देशों में तो टूथपेस्ट जो बिकता है ना बाजार में, उसके डब्बे पर चेतावनी लिखी रहती है अंग्रेजी भाषा में, वार्निंग। आपने देखा भारत में सिगरेट के पैकेट पर एक माहिती लिखा होता है, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अमेरिका में कॉलगेट टूथपेस्ट पर यही लिखा रहता है, कॉलगेट इज इंजूरियस टू हेल्थ। और उसमें 3 बात लिखते हैं। पहली बात लिखते हैं, प्लीज कीप आउट दिस कॉलगेट फ्रॉम द रीच ऑफ द चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स। इसका मतलब क्या हुआ, 6 साल से छोटे किसी बच्चे को यह कॉलगेट नहीं देना। दूसरी माहिती लिखते हैं, इन केस ऑफ एक्सीडेंटल इंजेक्शन प्लीज कॉन्टेक्ट इमीडिएटली पॉइजन कंट्रोल सेंटर। माने गलती से किसी बच्चे ने यह पेस्ट कर लिया, तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाना, इतना खतरा है। और तीसरा सेंटेंस लिखा होता है, इफ यू आर ए एडल्ट देन टेक द पेस्ट ऑन योर ब्रश ओनली इन पी साइज एट योर ओन रिस्क। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप बड़े व्यक्ति हैं तो अपने ब्रश पर बिल्कुल थोड़ी मात्रा में कॉलगेट लेना। क्यों? क्योंकि यह कैंसर करता है, खतरनाक है। अब भारत में क्या होता है, टीवी जाहिरात आता है तो कहते हैं ब्रश भर के लेना, अमेरिका में कहते हैं बिल्कुल थोड़ा सा लेना। तो हम ब्रश भर भर के जो कर रहे हैं ना कॉलगेट, हम खुद कैंसर की बीमारी बुला रहे हैं। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर विनती है, कॉलगेट क्लोजअप बंद कर दो। और एक माहिती देता हूं, ये जो कॉलगेट क्लोजअप जैसे टूथपेस्ट है ना, इनको बनाने के लिए जो केमिकल लगता है वो एक केमिकल है डाई कैल्शियम फॉस्फेट। ये डाई कैल्शियम फॉस्फेट आता है मरे हुए जानवरों की हड्डियों में से। अब मरे हुए जानवरों की हड्डियों में से जो केमिकल आता है उससे टूथपेस्ट बनता है, और उसको सकाड़ी सकाड़ी मैंने देखा है, उपवास करने वाले लोग, उपवास करने वाले पानी भी नहीं पीते, लेकिन मरे हुए जानवरों का हड्डियों का पाउडर मुंह में घिस घिस कर उपवास करते हैं, फिर कहते हैं हम शाकाहारी हैं। नहीं करना, ये कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट सब बंद करो। क्या करना, कडुलिंबाची काढ़ी, और दूसरी एक है बाबड़ीची काढ़ी। बाबड़ी है ना, उसका भी दातुन होता है। फिर एक बहुत अच्छा पेड़ होता है मदार की काढ़ी, और एक अच्छा पेड़ है कदम्ब की काढ़ी, और एक अच्छा झाड़ है जिसकी काढ़ी की जा सकती है जाम, अमरूद कहते हैं हम लोग हिंदी में, मराठी में जाम, उसकी भी काढ़ी। आम है ना आम, आंबा की काढ़ी, वो भी दांत घिसने में काम आती है। 12 वृक्ष हैं भारत में जिनकी काढ़ी की जाती है। सबसे अच्छी कडुलिम की, दूसरे नंबर पर बाबड़ी की, तीसरे नंबर पर मदार की, कदम की, ऐसे 12 वृक्ष। और काढ़ी गांव गांव उपलब्ध है। मैंने हिसाब निकाल के बता दिया, अगर सब लोग काढ़ी करें 50 लाख लोगों को, बेरोजगारों को काम मिलता है, देश का पैसा भी बचता है, दांत भी अच्छे रहते हैं, लार जास्ती उत्पन्न होती है। समझ में आया? तो लार का ऐसा महत्व है। सुबह सुबह सोकर उठें, सबसे पहले पानी पिएं ताकि लार सब अंदर चली जाए, उसके बाद दंत मंजन नहीं तो दातुन करें, पेस्ट बिल्कुल ना करें। अभी तीसरा नियम, सॉरी चौथा नियम, तीसरा तो ये हो गया, अभी चौथा नियम। चौथा नियम है, जिंदगी में कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना। ठंडा पानी, कोल्ड वाटर, आइस वाटर कभी नहीं पीना। फ्रिज का रखा हुआ पानी, बर्फ डाला हुआ पानी कभी नहीं पीना। क्यों? ये जो ठंडा पानी है, गार पानी है, ये बहुत तकलीफ देता है। कैसे? आपका पोट तो गर्म है और पानी तो ठंड है, गार है। अब ठंड पानी गर्म पोट में डालेंगे तो झगड़ा होगा। क्या? या तो पानी पोट को ठंडा करेगा या पोट पानी को गर्म करेगा। अगर मान लीजिए पानी ने पोट को ठंडा कर दिया तो पोट के ठंडा होते ही हृदय ठंडा होता है,
हृदय के ठंडा होने के बाद मस्तिष्क ठंडा होता है, मस्तिष्क के ठंडा होने के बाद पूरा शरीर ठंडा होता है, और शरीर के ठंडे होने के बाद राम नाम सत्य होता है। आपको मालूम है? और राम नाम सत्य जब होगा तो घर के बाहर आपको फेंक देते हैं, रखते नहीं। जो घर आपने बनाया लाखों रुपए कर्जा लेके, उस घर में आपका शरीर ठंडा होते ही रखते नहीं, बाहर लेके जाओ, बाहर लेके जाओ, जल्दी करो। कितनी बेइज्जती है ठंडे शरीर। जिस शरीर को गर्म रहने पर लपट लपट के रोते हैं, ठंडा होते ही छोड़ देते हैं उसको। तो क्यों करना चाहते हैं अपने शरीर को ठंडा गार पानी पी के? नहीं पीना। अब एक विज्ञान की माहिती मैं आपको देना चाहता हूं। जब बहुत गार पानी आप पिएंगे, ठंड पानी पिएंगे, तो क्या होगा? पोट पानी को गर्म करेगा। अब पोट पानी को गर्म करेगा तो पोट को गर्म करने के लिए ऊर्जा चाहिए। जैसे स्वयं पाक घर में कोई भी चीज गर्म करने के लिए एलपीजी गैस लगती है ना, वैसे पोट में पानी गर्म करने के लिए रक्त लगता है, खून। तो जब आप बहुत गार पानी पीते हैं तो सारे शरीर का रक्त पोट में आता है पानी को गर्म करने के लिए। अब रक्त की जरूरत है मस्तिष्क को, लेकिन वो आ गया पोट में। रक्त की जरूरत है हृदय को, वो आ गया पोट में। क्या करने के लिए? पानी को गर्म करने के लिए। तो मस्तिष्क को रक्त की कमी आ गई, हृदय को रक्त की कमी आ गई, तो मस्तिष्क में कभी भी पैरालिसिस हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, हृदय घात कभी भी हो सकता है। इसलिए गार पानी नहीं पीना, ठंड पानी नहीं पीना, फ्रिज का रखा हुआ पानी, बर्फ डाला हुआ पानी गलती से भी नहीं पीना। और एक माहिती देना चाहता हूं। जब बहुत गार पानी पीते हैं, बहुत ठंड पानी पीते हैं, तो पोट में एक आंत होती है, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में। तो बड़ी आंत का सारा रक्त आ जाता है पोट में पानी को गर्म करने। अब बड़ी आंत ऐसे होती है, खुले हुए पाइप की तरह से। जैसे ही गार पानी पीते हैं ये बंद हो जाती है, ऐसे हो जाती है, संकुचित हो जाती है। और आपको मालूम है, बड़ी आंत में से ही हमारा सारा गंदगी, मल, संडास निकलता है। अगर ये बंद हो गई, संकुचित हो गई, तो मल नहीं निकलेगा, संडास नहीं निकलेगा, तो मलबद्धता, कोष्ठबद्धता की समस्या शुरू होगी। जिंदगी आपकी नरक हो जाएगी। जिनको मलबद्धता है, कोष्ठबद्धता है, उनको बवासीर, मूढ़व्याध, भगंदर, घुटने दर्द, कमर दर्द सब होता है। इसलिए पोट साफ रहना जरूरी है, संडास नियमित रूप से होना जरूरी है। वो तभी होगा जब बड़ी आंत खुली रहे। अगर ये बंद हो गई तो नहीं होगा। तो गार पानी पी के इसको बंद मत करिए, नहीं तो त्रास होगा। अब मैं आपको एक और माहिती देता हूं, इसमें हंसने का नहीं, लेकिन ध्यान से सुनने का। अमेरिका में और यूरोप में लोग बहुत गार पानी पीते हैं, ठंड पानी। अमेरिका के लोग तो इतने मूर्ख हैं, पानी को फ्रिज में रखेंगे, 5-6 दिन ठंडा होगा, फिर निकालेंगे, फिर बर्फ डालेंगे, फिर पिएंगे। इतना ठंड पानी पीते हैं। दुष्परिणाम क्या होता है? सबकी बड़ी आंत ऐसे बंद है। तो सवेरे जब संडास घर में जाते हैं, 2-2 तास बाहर ही नहीं आते, अंदर ही बैठते। मैं उनको पूछता हूं, तुम करते क्या हो 2 तास संडास घर में? वो कहते हम व्रत पत्र पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? इंतजार करना पड़ता है, मल निकलता ही नहीं, संडास होती नहीं। और कोई अमरीकी संडास घर में घुस गया ना, तो अंदर आप जरा ध्यान से सुनो तो करेगा लेकिन वो नहीं उतरती, क्योंकि बंद है। जास्ती देर वो नहीं उतरती ना, तो वो गाना गाना शुरू करता है, मेरे सपनों की रानी कभी आएगी। वो आती नहीं है। और जास्ती त्रास होता है ना, तो दूसरा गाना गाता है, एक बार आजा आजा आजा, फिर भी नहीं आती। एक बार एक अमरीकी व्यक्ति को मैंने ये पूछा कि आपके संडास घर में कमोड सीट क्यों लगाते हैं? कमोड सीट समझते हैं, वेस्टर्न स्टाइल का, वो क्यों लगाते हैं? भारतीय पद्धत का संडास क्यों नहीं बनाते? उसने उत्तर दिया, भारतीय पद्धत के संडास पे 5 मिनट बैठ सकते हैं, हमको 2 तास बैठना पड़ता है, इसलिए हम कुर्सी जैसा संडास पात्र बनाते हैं, बैठ जाते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, पोट साफ होता ही नहीं है। यह समस्या कहां से आई? गार पानी से, ठंड पानी से। इसलिए आप जिंदगी में कभी भी ठंड पानी नहीं पीना, गर्मी में भी नहीं पीना।
तो आप बोलेंगे फिर कौन सा पानी पीना? माटी का जो घड़ा है ना, मटका, माटी का घड़ा, उसका पानी पी सकते हैं, क्योंकि वो गार नहीं है। उसका जो तापमान है पानी का वो 34-35 डिग्री है, शरीर का तापमान 37 डिग्री है, तो वो नजदीक का है, इसलिए माटी के घड़े का पानी पी सकते हैं। ठीक है, 4 माहिती हो गई, अभी 5वीं माहिती। तो आप फिर एक काम करना, आज से फ्रिज में पानी नहीं रखना, क्योंकि पीने का नहीं तो रखने का क्यों। और इसका एक सबसे बड़ा फायदा होगा, गले का रोग नहीं आएगा। हमारे बच्चों में गले का रोग आता है ना, टॉन्सिलाइटिस, ये कभी नहीं आएगा अगर गार पानी नहीं पिएंगे। खोखला नहीं होगा, खांसी नहीं होगी, गार पानी नहीं पिएंगे तो फिर पानी पीना कैसा है? गर्मियों में मिट्टी के घड़े का पी सकते हैं, और ठंडी के दिनों में पानी को कोमट गर्म करके पीना। कोमट गर्म करके पिएंगे तो सबसे अच्छा। आप बोलेंगे पानी रखने का पात्र कैसा होना चाहिए? पानी रखने का सबसे अच्छा पात्र मिट्टी का, माटी का। दूसरे नंबर पर तांबे का, ताम्र पात्र होता है ना, ये बहुत अच्छा है पानी रखने। तीसरे नंबर पर चांदी का। आप कहेंगे चांदी बहुत महंगी है, कहां से लाएंगे? आप ऐसा करिए, माटी के घड़े में चांदी का एक अंगूठी डाल दीजिए, काम हो जाएगा। और उससे भी अच्छा पानी है सोने का। अब सोना तो और भी महंगा है, हां महंगा है, लेकिन कोई पात्र में पानी रख के एक अंगूठी सोने की डाल दीजिए, चार्ज होता रहेगा। ये सोने चांदी का पानी पीना चाहिए ठंडी में, और माटी के घड़े का पानी पीना चाहिए गर्मी में, और ताम्र पात्र का पानी पीना चाहिए बारिश में, पाउस के सीजन में। और पानी सबसे अच्छा माना जाता है जो पीने के लिए है, वो पाउस का, बारिश का जो पानी गिरता है ना, वो सबसे शुद्ध है। तो आपके घर में छत पर जितना भी पाउस का पानी गिरता है उसको इकट्ठा करिए, एक एक बूंद वो काम का है, कीमती है। आप बोलेंगे कैसे इकट्ठा करें? बहुत सरल तरीका है। पाउस का जितना भी पानी है एक पाइप में लीजिए और खड्डा खोद के उसमें डाल दीजिए सर, फिर वही पानी वापस निकाल सकते हैं बोर करके। साल भर जितना निकालेंगे उतना पाउस का चला जाएगा, पानी का बैलेंस बना रहेगा, तो कभी भी पानी खलास नहीं होगा, शेतकरी के लिए भी और हमारे घर के लिए। बारिश का पानी सबसे शुद्ध है। दूसरे नंबर पर सबसे शुद्ध पानी है बहती हुई नदी का। तीसरे नंबर पर सबसे शुद्ध पानी होता है कुएं का। चौथे नंबर पर सबसे शुद्ध पानी है बोर का। अब 5वें नंबर पर सबसे शुद्ध पानी है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, वो 5वें नंबर पे है। दुर्भाग्य आपका है कि आप वो ही पीते हैं। क्यों? पाउस का पानी इकट्ठा नहीं करते, इसलिए पीते हैं। मैंने मेरे घर में एक टांकी बनाई है नीचे, और सारा छत का पानी उसमें जाता है, गच्ची का। एक बरस में 1 लाख लीटर पानी इकट्ठा होता है, हम पूरे बरस वो ही पीते हैं। आप भी कर सकते हैं। टांकी बनाने का खर्चा 20-25 हजार रुपए, इससे जास्ती नहीं। और जहां गाड़ी खड़ी करते हैं ना, कार वगैरह, उसी के नीचे बना दिया, ऊपर से पत्थर डाल दिया, दोनों काम में आती है वो। तो पानी पाउस का इकट्ठा करने की जरूर कोशिश करिए, बहुत अच्छा है, कीमती है, सब पानी से अच्छा है। तो 4 नियम हो गए। अभी 5वां नियम है, जब भोजन करना हो तो भोजन को धीरे धीरे खाना, चबा चबा के खाना। मराठी में कहते हैं ना, हड़ू हड़ू घ्या, सावकाश घ्या, धीरे धीरे खाओ, थोड़ा थोड़ा चबा चबा के खाओ। अभी कितना चबाएं? तो आयुर्वेद में कहा गया जितने दांत उतनी बार भोजन चबाओ। तो आप कहेंगे 32 दांत, तो 32 बार चबाओ। भाकरी का एक टुकड़ा मुंह में रखा, 32 बार चबाना, तो बिल्कुल लार के साथ मिलके अंदर जाएगा, बहुत जल्दी हजम होगा और सबसे ज्यादा ताकत शरीर को देगा। इसलिए खाना धीरे धीरे चबा के खाना, 5वां नियम। 6ठा नियम है, जब भी भोजन करना तो जमीन पे बैठ के करना, भूमि पे बैठ के करना, खड़े खड़े नहीं। आजकल कुछ पढ़े लिखे लोग खड़े खड़े खाना खाते हैं, बुफे सिस्टम। ये बुफे सिस्टम नहीं, बफेलो सिस्टम है। मछली खाती है खड़े खड़े, आदमी के लिए नहीं है ये। लेकिन ये पढ़े लिखे लोग हैं ही इडियट, करें क्या उसका।
अमेरिका यूरोप की नकल करके खड़े खड़े खाना खाते हैं। खड़े खड़े खाना खाने में तकलीफ क्या है और जमीन पे बैठ के खाने में क्या फायदा है वो जानिए। जब हम भूमि पे बैठे ना, ऐसे करके सुखासन में आलती पालती मार के ऐसे बैठ गए, तो हमारा जो नाभि है ना, वो गुरुत्वाकर्षण बल के सीधे संपर्क में है। गुरुत्वाकर्षण बल नाभि पे जब केंद्रित होता है तो नाभि चार्ज होती है, फिर उसके बगल में जठर है वो भी चार्ज होता है, अग्नि बहुत तीव्र होती है। तो इस स्थिति में बैठ के जो खाना खाएं बहुत जल्दी हजम होता है। इसलिए जमीन पे बैठ के खाना खाना। फिर आप बोलेंगे डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल अच्छा नहीं है, कुर्सी पे बैठ के खाना कभी नहीं खाना। गड़बड़ क्या है, इसमें गुरुत्व केंद्र बदल जाता है और फिर वो खाना जल्दी हजम नहीं होगा। तो आप बोलेंगे डाइनिंग टेबल लाया तो अब क्या करना। डाइनिंग टेबल लाया है तो बेच दो, बेकार है वो, कुछ काम का नहीं है। अब बहुत लोग कहते हैं बेचने का दिल नहीं करता, तो मेरा एक सुझाव है, उसका पांव काट दो, एकदम नीचे आ जाएगा। तो जैसे पाटा होता है ना, लकड़ी का पाटा, वैसे डाइनिंग टेबल पे थाली रख के आप जमीन पे बैठ के खाना, उसका ये उपयोग हो सकता है। और मुझे तो ये बात कुछ समझ में नहीं आती, हमारा घर हम बनाते हैं, कितना महंगा जमीन है। बीड में 1 स्क्वायर फीट जमीन की कीमत कितनी है? 500 रुपए। अब 500 रुपए स्क्वायर फीट की जमीन है। डाइनिंग टेबल अगर 10 बाई 10 की है, 100 स्क्वायर फीट जमीन आपने घेर रखी है, 1 स्क्वायर फीट 500 रुपए की है, 100 स्क्वायर फीट 50,000 रुपए की जमीन आपने डाइनिंग टेबल के नीचे बेकार करके रखी हुई है, जो इस्तेमाल ही नहीं आ रही। और काम करने वाली बाई को भी त्रास होता है, झुक झुक के उसमें झाड़ू लगानी पड़ती है। क्यों लाए आप इसको, छोड़ दो, कुछ काम की नहीं। इसको निकालोगे घर से, खाली जगह हो जाएगी, स्पेस खुल जाएगा, वो किसी दूसरे काम में आएगा। मैं आपको एक छोटी माहिती देना चाहता हूं कि घर के अंदर जितना खुला स्पेस होता है, दिल और दिमाग उतना ही खुला होता है। और कि घर के अंदर जितनी चीजें घिचपिच होती है ना, स्पेस कम होता है, दिल दिमाग भी उतना ही छोटा होता है। ये जो आजकल फ्लैट सिस्टम चल गए ना, हम गांव से शहर में आ गए, तो गांव में तो बहुत बड़े घर में थे, अब शहर में आके छोटे फ्लैट में रहते हैं, तो हम दिल दिमाग से भी छोटे हो गए। शहर वाले दिल दिमाग में सबसे छोटे हैं, गांव वालों का दिल दिमाग बहुत बड़ा है, क्योंकि बड़े घर में रहते हैं, खुले घर में रहते। तो घर को थोड़ा खुला रखिए, जबरदस्ती डाइनिंग टेबल, सोफा सेट वगैरह वगैरह मत लाइए। तो आप बोलेंगे बैठेंगे कैसे, जमीन पे बैठिए, हर समय जमीन पे बैठेंगे, गुड़गे का त्रास कभी नहीं होगा। हर समय जमीन पर बैठेंगे, पेट बाहर जास्ती कभी नहीं आएगा। जमीन पे बैठ के खाना, जमीन पे सोना, जमीन पे ही सब करना, और अंत में जमीन पे ही मरना। ये कुर्सी मेज का चक्कर कम करिए। आगे बढ़ते हैं, और एक आगे का नियम, 7वां नियम। 7वां नियम बहुत अच्छा है, सबके काम का है, कि जब आप जो भोजन करें, दुपारी जेवण नंतर कुछ भी काम नहीं करना, आराम करना। दुपारी जेवण नंतर काम नहीं करने का, आराम करने। कितना? कम से कम 1 तास। आप बोलेंगे जो लोग घर में रहते हैं उनके लिए तो आसान है, और जो नौकरी पे जाते हैं वो क्या करेंगे? तो नौकरी पे जाने वालों के लिए मेरी विनती है कि दोपहरी जेवण वो सकाड़ी करें, 9 बजे जाने से पहले नौकरी पे। 9 बजे खाना खाएं, 10 बजे तक विश्रांति लें, फिर ऑफिस जाएं। आप बोलेंगे ये क्यों? बात ऐसी है कि जब भी हम दोपहर को खाना खाते हैं ना, सूर्य का ताप बहुत तेज है, सूर्य के ताप से शरीर गर्म है, शरीर ज्यादा गर्म होने से ब्लड प्रेशर जास्ती है, और ब्लड प्रेशर जब जास्ती हो ना तो काम नहीं करना चाहिए, विश्रांति लेनी चाहिए, आराम करना चाहिए। इसलिए दोपहरी जेवण नंतर विश्रांति लेना, और विश्रांति लेने का सबसे अच्छा तरीका है ये जो डावा बाजू है ना, इस बाजू में सोना, इसको हम कहते हैं वाम कुक्षी। ये सबसे अच्छा तरीका। अब इसके आगे का नियम है 8वां, वो ये है कि रात्रि जेवण नंतर तुरंत नहीं सोना, काम करना।
दुपारी जेवणानंतर विश्रांती करना, रात्रि जेवणानंतर काम करना, 2 तास काम करना, उसके बाद ही विश्रांति लेना। क्योंकि रात्रि को क्या है, ब्लड प्रेशर लो है, क्योंकि चंद्रमा का प्रकाश है और वो शीतल है, और लो बीपी में आराम नहीं करना चाहिए। इसलिए रात्रि जेवणानंतर 2 तास काम करके फिर विश्रांति लेना। इसके आगे का 9वां नियम है, जीवन में हमेशा सुखी रहेंगे, समृद्धशाली रहेंगे, कि आप खाना जो खाते हैं, भोजन जो करते हैं, उसमें 2 वस्तु एक साथ ऐसी नहीं खाना जो एक दूसरे के विपरीत है। जैसे दूध और दही साथ में नहीं खाना, तूप और मध साथ में नहीं खाना, कांदा और दूध साथ में नहीं खाना, फणस और दूध साथ में नहीं खाना, खट्टा फल संतरा, मौसमी, द्राक्षी दूध के साथ नहीं खाना। इसी तरह से दही में मीट डाल के कभी नहीं खाना, दही में नमक नहीं डालना, गोड़ वस्तु डालना। क्यों नहीं डालना? दही में छोटे छोटे करोड़ों की संख्या में जीव रहते, वो जीव जीवित चाहिए हमको शरीर में, लेकिन जैसे ही आप मीट डालते हैं वो सब मर जाते हैं। तो मीट क्यों डाल के दही खाएंगे? वो दही काम का नहीं है शरीर को, इसलिए दही में गोड़ वस्तु डाल के खाना। ऐसे ही ताक में मीट नहीं मिलाना, ताक भी गोड़ वस्तु के साथ खाना। तो आप बोलेंगे अगर दही का उपयोग सलाद बनाने में करते हैं, कोशिम्बरी बनाने में, तो गोड़ वस्तु का, मीट नहीं। दूध भी कभी मीट के साथ नहीं लेना, मीट की नमक की कोई वस्तु खा रहे हैं तो दूध नहीं पीना साथ में, 1 तास अंतर रखना है। तो विरुद्ध वस्तुओं को कभी साथ में नहीं खाएंगे, जीवन में कभी बीमारी नहीं आएगी। और आखिरी छोटी सी माहिती, 10वां नियम है, वो ये है कि जब आप भोजन को बनाते हैं, भोजन को पकाते हैं स्वयं पाक घर में, तो जिस पात्र में, भांडे में आप भोजन रखते हैं, उस भांडे को हमेशा खुला रखना, खुले भांडे में भोजन बनाना, बंद में नहीं। क्यों? भोजन को बनते समय सूर्य का प्रकाश या पवन का स्पर्श होना बहुत जरूरी है, तो भांडा खुला रहेगा तभी होगा। मतलब सीधा सा है, प्रेशर कुकर में भोजन नहीं बनाना, क्योंकि वो बंद है, उसमें पवन का स्पर्श नहीं होता। और प्रेशर कुकर की एक और तकलीफ है कि वो एल्यूमिनियम का है, और एल्यूमिनियम दुनिया का सबसे खराब मेटल है भोजन बनाने के लिए और खाने के लिए। एल्यूमिनियम के भांडे में अगर भोजन बनाते हैं और खाते हैं, बहुत जल्दी टीबी होगा, ट्यूबरकुलोसिस, दमा, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा। इसलिए घर से प्रेशर कुकर का उपयोग आप कम करिए। तो फिर आप बोलेंगे कौन से भांडे लेके आए? माटी के भांडे लेके आइए, वो सबसे अच्छा है, सबसे सस्ता है, सबसे अच्छा है। माटी की हांडी आती है, उसमें आप दाल बना सकते हैं, भात पका सकते हैं, सब्जी पका सकते हैं। उसके 2 फायदे हैं, एक तो 25 रुपए की है, बहुत सस्ती। दूसरा फायदा है, माटी जो है ना, इसमें कैल्शियम बहुत है, आयरन बहुत है, इसमें फास्फोरस बहुत है, शरीर को लगने वाले जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो सब माटी में है। तो माटी का बनाया हुआ हांडी वो लाएंगे तो भारत के 1,50,00,000 कुम्हारों को रोजगार भी मिल जाएगा, और आपके शरीर को सूक्ष्म पोषक तत्व मिल जाएंगे। तो आप कोशिश करिए। तो आप बोलेंगे अभी कुम्हार हैं क्या? यहां बीड में है, मैं अभी आया तो देखा सड़क के किनारे वो माटी का बेचते हैं, कोई खरीदता नहीं, क्योंकि सबके पास प्रेशर कुकर, सब फ्रिज में पानी रखते हैं, गाड़ा भी अभी नहीं बिकता उनका। तो आप थोड़ा उनसे खरीदिए, उनकी रोजगारी चलेगी, आपका शरीर अच्छा रहेगा। और माटी के बर्तन अगर नहीं ला सकते, भांडे नहीं ला सकते, तो पीतल के लाना, पीतल। और वो भी नहीं आ सकता तो कांसा, सबसे अच्छा माटी, दूसरा पीतल, फिर कांसा, फिर सबसे अंत में स्टील, लोहा। एल्यूमिनियम बिल्कुल बंद, वो बिल्कुल काम का नहीं है। तो आपको मैंने 10 नियम बता दिए, इनका आप पालन करें। 11वां और आखिरी नियम एक बताना चाहता हूं कि अगर कभी बीमारी आ जाए, नहीं आए उसके लिए तो नियम बता दिए,
आ जाए तो क्या करें? तो स्वयंपाक घर में बहुत औषध है। हमारा स्वयंपाक घर औषध भंडार है। सभी स्वयंपाक घर में लगभग 108 औषध है। जीरा है, धनिया है, ओवा है, अजवाइन है, आल है, अदरक है, तुलस है, पुदीना है, कोतंबरी है, ये सब औषध है। आपको माहिती नहीं है, बस समस्या इतनी है। क्या क्या औषध हमारे स्वयंपाक घर में है? अगर किसी को गुर्गे का त्रास है, जिसको संधिवात कहते हैं, गुर्गे का त्रास, कमर का त्रास, कंधे का त्रास, हड्डियों के जोड़ों का त्रास, इसकी सबसे अच्छी औषध है मेथी दाना। मेथी दाना आप जानते हैं, छोटा छोटा पीला पीला। 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में रात्रि को डाल देना। सकाड़ी अनुषापोटी मेथी का दाना चबा के खाना और पानी भी पी जाना, तो गुर्गे का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द सब मिट जाएगा 2 से 3 महीने में। और इसी मेथी के दाने को खा के और एक फायदा है कि अगर आपका खून गाढ़ा हो गया ना, घट, जिसको डॉक्टर की भाषा में कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, उसकी भी सबसे अच्छी औषध यही है मेथी का दाना। खाने का तरीका एक ही है, 1 छोटा चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में रात्रि को डाल दो, सुबह उठ के दाना चबा के खा लो, पानी पी लो। और इस मेथी दाने से क्या क्या रोग ठीक होते हैं? अगर हमारी आई को और ताई को यूट्रस के कोई भी रोग होते हैं, गर्भाशय के, जैसे मासिक पाड़ी का त्रास, मासिक पाड़ी समय से नहीं आती, कभी आती है तो बहुत देर में आती है, कभी तो बहुत रक्त जाता है, कभी बिल्कुल रक्त नहीं आता, कभी बहुत पोट दर्द है, कभी बिल्कुल नहीं है, ये सारे जो मासिक पाड़ी के त्रास है ना, इसकी औषध है मेथी का दाना। और जब आई की उम्र 45-50 वर्ष होती है, मासिक पाड़ी बंद होती है, उस समय के सारे त्रास का औषध है मेथी का दाना। कोई आई को बच्चा उत्पन्न हुआ, बच्चा पैदा हुआ, और उस आई को बच्चा पैदा होते ही दूध आना चाहिए, लेकिन दूध नहीं आ रहा है, बहुत कम आ रहा है, तो उसकी सबसे अच्छी औषध है मेथी का दाना। मैं इस मेथी के दाने का उपयोग करके 60 से 70 बीमारियों का इलाज कर लेता हूं, और अपने घर में ये भरपूर है, सस्ती है, कीमत में, क्वालिटी में बहुत अच्छी है। ऐसे अपने घर में बहुत अच्छी एक औषध है स्वयंपाक घर में, ओवा। ओवा को तवे में गर्म करके बाटली में भर के रखना। कभी भी पोट में गैस बनती है, एसिडिटी होती है, हाइपर एसिडिटी होती है, थोड़ा ओवा लेना, काला नमक मिला के चबा के खाना, जेवण नंतर आधा चम्मच, 15-20 दिन में सब त्रास खत्म कर। और इसी ओवा को गर्म नहीं करना, गुड़ के साथ मिला के खाना। तो जिनको संडास अच्छे से नहीं होती, संडास के सारे त्रास उनको होते हैं, पोट अच्छे से साफ नहीं होता, कब्जियत रहती है, कोष्ठबद्धता, मलबद्धता, उसकी सबसे अच्छी औषध है ओवा और गुड़ मिला के खाना। ओवा और काला नमक मिला के खाएंगे तो एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी ठीक होगा। ओवा और गुड़ मिला के खाएंगे तो मलबद्धता, कोष्ठबद्धता, कॉन्स्टिपेशन सब ठीक होगा। ओवा एक ऐसी औषध है जो 1 दिवस के बच्चे को भी दी जा सकती है, कोई साइड इफेक्ट नहीं। ऐसे ही अपने घर में एक बहुत अच्छी औषध है हळद। गले का त्रास है, खोखला है, खांसी है, हळद का दूध पी लो, हळद को पानी में उबाल के पी लो। हळद क्या क्या कर देती है? स्मरण शक्ति को बहुत तीव्र करती है हळद, रक्त को एकदम शुद्ध करती है हळद। हळद नियमित रूप से दूध में कोई भी पिएगा, रंग एकदम गोरा हो जाएगा, एकदम साफ। रंग अच्छा करना है ना, गोरा हळद से ही होता है और किसी से नहीं होता। और हळद चोट पे लगा दो, औषध का काम है, चोट ठीक हो जाती है। हळद कैंसर की सबसे अच्छी औषध है। कैंसर के मरीज को भी हळद का उपयोग किया जाता है। कैसे? हळद को गाय के मूत्र में उबालना, गाय का मूत्र लेना, गोमूत्र, उसमें हळद डाल के उबालना, फिर ठंडा करके पिलाना। आधा चम्मच हळद और 1 कप गोमूत्र डाल के उबाल के आप पिलाना शुरू करो। गले का कैंसर, पोट का कैंसर, आहार नली का कैंसर, बहुत लाभ होता है। ऐसे ही अपने स्वयंपाक घर में एक औषध है आल।
अदरक अद्भुत औषध है, वो भी खोखले के लिए, गले की सफाई के लिए। और आल बहुत अच्छी औषध है शराब छुड़ाने के लिए, व्यसन मुक्त होने के लिए। जो लोग शराब पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, मावा खाते हैं, गुटखा खाते हैं, इनको अगर सब छोड़ना है, व्यसन मुक्त होना है, सबसे अच्छी औषध आल। क्या करना? आल के छोटे छोटे टुकड़े करना, नींबू का रस मिलाना, थोड़ा नमक डाल के चूसना सुबह से शाम तक। और अगर वो चूसेंगे तो व्यसन मुक्त होते चले जाए। अपने स्वयं पाक घर में एक बहुत अच्छी औषध है दूधी भोपला। किसी को हृदय घात हुआ हो, किसी का ब्लड प्रेशर बहुत जास्ती हो, किसी को शक्कर का रोग हो गया हो, डायबिटीज हो गई हो, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया हो, सबकी औषध दूधी भोपला। दूधी भोपला निकालना, छिलका नहीं उतारना, सीधे रस निकालना। 1 कप रस में कोतंबरी का पत्ता, पुदीने का पत्ता, तुलसी का पत्ता, 10-10 पत्ते, कोतंबरी, तुलसी, पुदीना, चटनी बना के 1 कप दूधी भोपले के रस में मिला के रोज सुबह अनुषा पोटी दे दें। 3 महीने में हृदय घात का सब त्रास मिटा देता, कोलेस्ट्रॉल सब खत्म हो जाता। बहुत अद्भुत है दूधी भोपला। ऐसी 108 औषध है स्वयं पाक घर में। अब मैं ज्यादा नहीं बता सकता क्योंकि मेरा समय पूरा हो गया, 9:05। मेरे तो व्याख्यान का समय 9 बजे तक था, 5 मिनट मैंने जास्ती लिया, आप इसके लिए मुझे माफ करेंगे। मैंने कोशिश ये की है आपको कि स्वदेशी चिकित्सा, देशी चिकित्सा जो स्वयं पाक घर की मदद से हो सकती है, और अपने जीवन में कुछ नियमों का पालन जो हम कर सकते हैं निरोगी होने के लिए, स्वस्थ होने के लिए, तो फायदा पता है क्या होता है? 1 वर्ष में भारत देश के लोग निरोगी हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं, तो क्या कर सकते हैं? 6.5 लाख कोटि रुपए देश का बचा सकते हैं। और 6.5 लाख कोटि रुपए से अगर सोना खरीदें तो महाराष्ट्र राज्य के एक-एक गांव की सड़क सोने से बनती है। माने देश की गरीबी, भुखमरी, बेकारी सब मिटाने का आसान तरीका है स्वस्थ रहना, निरोगी रहना। तो हम सब स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, निरामय रहें, ऐसी भावना लेकर मैं आया और इसी भावना से आपको मैंने सब माहिती दी। आपसे मेरी एक प्रार्थना है कि जो माहिती मैंने आपको दी वो आप दूसरों को दें, ताकि गली गली, गांव गांव ये जाए। मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य है कि भारत के सभी नागरिक स्वस्थ हो जाएं, निरोगी हो जाएं, 1 पैसा भी औषध में खर्च ना करना पड़े। और स्वस्थ होंगे तो सुखी होंगे, और सुखी होंगे तो दूसरों को सुख देंगे, दुखी होंगे तो दूसरों को दुख ही देंगे। जो दुखी है वो दुख बांटेगा, जो सुखी है वो सुख बांटेगा। तो हम सब सुखी बने, निरोगी बने। आप जानते हैं भारतीय संस्कृति में एक सूत्र वाक्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी हों, सब निरोगी हों, सबको अच्छा स्वस्थ शरीर मिले। तो ऐसी भावना हमारे संस्कृति में है, इसी भावना से मैं आपके पास आया। अब आप ये जरूर कह सकते हैं कि ये सब जो मैंने माहिती दी याद नहीं रहेगी, तो क्योंकि आजकल हमारी स्मरण शक्ति कम हुई है, याद शक्ति कम हुई है, तो इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि ये सारी माहिती, इसकी मैंने कुछ छोटी छोटी पुस्तक बनाई है। उसका कुछ नाम है स्वदेशी चिकित्सा, गंभीर रोगों की घरेलू चिकित्सा, ऐसी 6-7 पुस्तकें हैं। वो पीछे गेट पर है। मेरा एक कार्यकर्ता है यल्लप्पा गौड़ा, वो वहां पर है, आप ले सकते हैं। जो माहिती मैं दे रहा था उसकी एक सीडी बनाई है, 14 तास की, MP3 है। वो सीडी में संपूर्ण माहिती है, तो सीडी ले सकते हैं, पुस्तक ले सकते हैं। किसी भी सीडी और पुस्तक पर मेरा कॉपीराइट नहीं है, सबको कॉपी करने का कंप्लीट राइट है। हाँ, अगर आपको सीडी अच्छी लगती है, आप उसकी 1000 कॉपी बनाओ, 2000 कॉपी बनाओ और सब नागरिकों को बांट दो। मैं कभी आपसे मुकदमा लड़ने नहीं आऊंगा। अगर आपको पुस्तक में माहिती अच्छी लगती है, उस पुस्तक को छाप छाप के बांट दो, मुझे कोई त्रास नहीं, क्योंकि मैंने ये ज्ञान इकट्ठा किया है सबको देने के लिए, व्यापार के लिए नहीं, देने के लिए।
अगर यह ज्ञान आपके पास आएगा, आप किसी और को देंगे, वो किसी और को देगा, धीरे धीरे संपूर्ण देश निरोगी और स्वस्थ हो जाएगा। चलते चलते एक आखिरी माहिती कि जिंदगी में कभी भी आपको कोई बहुत भयंकर त्रास हो जाए और डॉक्टर आपको बोले 4-5 लाख रुपए लगेगा, ऑपरेशन करा लो, और आपके पास 4-5 लाख रुपए ना हो, उस स्थिति में आप मुझे एक फोन करना, मैं मेरा मोबाइल नंबर आपको दे देता हूं। कभी भी मैं आपकी मदद करूंगा, मुश्किल से 2, 5, 10 रुपए के खर्चे में आपकी बीमारी ठीक हो जाए, ऐसी मेरी कोशिश रहती है। मैं लोगों का इलाज करता हूं होम्योपैथी दवा से और स्वयं पाक घर की औषधियों से। मेरा यह सूत्र है, बिना खर्चा इलाज होना, कम से कम खर्चे में या शून्य खर्चे में लोगों का इलाज होना। तो आपको कभी जरूरत पड़े तो आप फोन कर सकते हैं। मेरा फोन अक्सर व्यस्त रहता है क्योंकि आप जैसे लोगों की सेवा में मैं रहता हूं, तो एसएमएस करना ज्यादा अच्छा है। मेरा नंबर है 9422903599 9422903599। और जहां मैं रहता हूं वर्धा नगर में, वहां का मेरा घर का नंबर है 07152 260041। तो लैंडलाइन पे आप बात कर सकते हैं, मोबाइल पे। अगर मोबाइल व्यस्त है तो एसएमएस कर दीजिए, और आप चाहें तो खत लिखकर भी मुझसे माहिती ले सकते हैं। आपको कोई त्रास हो गया, औषध की माहिती नहीं है, आप एक 50 पैसे का पोस्ट कार्ड लिखिए। मेरा पता बहुत सरल है, राजीव दीक्षित, मुकाम पोस्ट सेवाग्राम, जिला वर्धा, राज्य महाराष्ट्र। राजीव दीक्षित, मुकाम पोस्ट सेवाग्राम, जिला वर्धा, राज्य महाराष्ट्र। पिन कोड है 442-102 442-102। मेरे पास एक प्रश्न आया है, तो प्रश्न यह है कि 18-20 साल की उम्र के लड़कों को ऐसा लगता है कि तबीयत अच्छी रखने के लिए गुट-गुट, जाड़, अच्छे दिखने के लिए एलोपैथी गोलियां, इंजेक्शन लेनी चाहिए, इससे तबीयत अच्छी रहती है। उनकी ये गलतफहमी है और उसके शिकार हो रहे हैं। ऐसे लड़कों को मार्गदर्शन दीजिए। जो लोग भी इंजेक्शन लेकर तबीयत अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये बहुत जल्दी नपुंसकता में चले जाएंगे। क्योंकि आपको मालूम है क्या औषध दी जाती है? स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं। शरीर की सारी प्रतिरक्षा शक्ति खलास हो जाती है वो स्टीरॉइड से। इसलिए जो लड़के गोलियां खाते हैं, इंजेक्शन लेते हैं अच्छा दिखने के लिए, वो तुरंत बंद कर दें। तो आप बोलेंगे फिर क्या खाएं? सबसे अच्छी औषध बताता हूं अच्छा दिखने के लिए, तबीयत अच्छी रखने के लिए, चूना खाएं। चूना, चूना जानते हैं? पान में जो खाते हैं। रोज 1 ग्राम चूना गेहूं के दाने के बराबर ताक में मिलाकर खाना खाने के बाद पिए रोज। 2-3 महीने में इतनी अच्छी तबीयत हो जाएगी जो इंजेक्शन से भी नहीं हो सकती। हमारे पुराने जमाने के लोगों ने जीवनांतर पान खाने की जो परंपरा शुरू की ना, वो चूने के लिए। चूना खाना है तो पान पे लगा के खाते थे, और उनकी तबीयत और उनकी ताकत हमसे हमेशा ज्यादा रही है। तो बस इतना सा है, चूना खाइए, तबीयत बहुत अच्छी रहेगी। और केला खाइए, बहुत अच्छी तबीयत रहेगी। गुड़ और शेंगा खाइए, बहुत अच्छी तबीयत रहेगी। फुटाना और गुड़ खाइए, बहुत अच्छी तबीयत रहेगी। ये मत खाइए बूस्ट, हॉर्लिक्स, प्रोटीनेक्स, बॉर्नविटा, कॉम्प्लेन, मॉल्टोवा, इसमें कुछ नहीं है। हमने जब ये सबका परीक्षण कराया ना बूस्ट हॉर्लिक्स का, तो पता चला कि वो मूंगफली की खली है, शेंगा की खली। मतलब समझते हैं? शेंगदाना है ना, उसका तेल निकाल लिया, तेल निकालने के बाद जो बच गया वो बूस्ट है। अगर बाजार से ये खरीदो 20 रुपए किलो का मिलता, बूस्ट 200 रुपए किलो है। लूट मार मची हुई है, आपको उल्लू बना रहे। इसलिए ये बूस्ट हॉर्लिक्स वगैरह मत खाइए, मत खिलाइए। क्या खिलाएं? शेंगा और गुड़, फुटाने और गुड़, केला और दूध, केला और दही, दही में थोड़ा सा चूना, ताक में थोड़ा सा चूना, तबीयत एकदम दुरुस्त, मस्त और अच्छी हो जाएगी।
और इसी के साथ और अच्छी तबीयत करनी है ना, तो जेवण नंतर 1 चम्मच तिल चबा के खाइए। तिल है ना, तिल, एक तो काला तिल है, काला तिल मिलेगा तो सबसे अच्छा। जेवण नंतर 1 चम्मच काला तिल चबा चबा के खाइए, दिन में 1 ही बार खाइए, जिंदगी भर तबीयत मस्त रहेगी, आप कोई त्रास नहीं आने वाला। ठीक है, अभी मैं तो ऐसे बोलता जाऊंगा, ये चलता जाएगा क्योंकि ये खजाना बहुत बड़ा है। अभी आप सबसे मैं विदा लेना चाहता हूं, आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, आपने बड़े शांति से सुना, और दूसरों को अगर ये माहिती देंगे तो मैं और भी आपका आभारी रहूंगा। जिनको सीडी पुस्तक चाहिए वो पीछे जाकर ले सकते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।